मोहम्मद मालिक, ये जो टकला है सहाफ़ी, हाफिज साहब के इतना करीब है जितना गर्म चाय के साथ समोसा। खैर छोड़ें, मोहम्मद मालिक साहब ने फरमाया है कि अब ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक किया जाएगा। ये मोहम्मद मालिक नहीं कह रहे, ये उनके अंदर उनका यार बोल रहा है। जी हाँ, वही मुबलिग 12 जमाता पास फुद्दू दिमाग। सियासतदानों को डंडा देंगे सब ठीक हो जाएगा, जजेस को डंडा देंगे सब ठीक हो जाएगा, मिशत को डंडा देंगे सब ठीक हो जाएगा, सरमायाकारी को डंडा देंगे सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न करें 1 साल में सब ठीक हो जाएगा वाला मुबलिग 12 जमात फुद्दू दिमाग। क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद कुछ ठीक तो नहीं हो रहा, तो अब किसी न किसी पर मलबा तो डालना है। मुमकिन है 2-4 मामूली नौयत के ब्यूरोक्रेट्स शिकंजे में आ जाएं, किसी के साथ हल्की फुल्की जो है वो कुश्ती हो जाए। फुद्दू जी, सियासतदान भी मसला है, जजेस मसला है, ब्यूरोक्रेसी मसला है, लेकिन आप मसला प्रो मैक्स हैं। असल डंडा आपको देने की जरूरत है जी, बल्कि आप अलमिया हैं। जब तक आप ठीक नहीं होंगे या आपको ठीक नहीं किया जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये सारी बातें हैं। गलत जो है ना वो आप हैं। आप एक बंदे की तरफ इशारा करते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही होती हैं। बहरहाल मैंने कहा कि आपको जो मसला प्रो मैक्स है ये बता दूं, क्योंकि जो है ना वो हमारा सिलसिला है आज संडे स्पेशल, और हमने 2 शख्सियात को डिस्कस करना है। इतना डिटेल नहीं कर सका मैं, चूँकि गाँव में हूँ और आपको पता है कि गांव में फिर गांव होता है, मेल मुलाकातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है, जो आपकी मोहब्बतों का और आप लोगों की तवज्जो का जो है वो मशकूर है। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों और सुनने वालों को जहां भी हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी। ये मेरा घर है और जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये मेरे हिस्से की जगह है, यानी जो बाबा ने मुझे दी थी, लेकिन मैं ज़ाहिर है कि यहाँ पे अभी कुछ जो है वो तामीर नहीं कर सका। बहरहाल ये तो बिल्कुल ही मेरी जगह है। ये मेरे पीछे आप पौधे देख रहे हैं लीमू का, ये मेरे जो है वो बाबा ने इस जगह पे स्पेशल लगा के मुझे तोहफा दिया था। बहरहाल उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक उनको किसी का हत्ता कि अपनी औलाद का भी मोहताज न करे, क्योंकि मोहताजी जो है वो बहुत बड़ी जो है ना वो आप कहें कि मसला है, बहुत बड़ा मसला है। आज 2 शख्सियात आपके लिए मुंतखब की हैं। एक हुज्जाज बिन यूसुफ, लेकिन हुज्जाज बिन यूसुफ का बिल्कुल इब्तदाइया, यानी इसका प्रोग्राम अलहदा होगा इंशाअल्लाह। और एक जुल्फ़कार अली भुट्टो, ज़ेड भुट्टो, उनके आखिरी अय्याम ये आपके सामने जो है वो रखने हैं। और ये हुज्जाज बिन यूसुफ की शख्सियत कैसी थी, इसका जो सिर्फ इब्तिदाई मैं आपके सामने कुछ रखूँगा तो आप सारा समझ जाएंगे कि आगे चल के इससे क्या गुल खिलाने थे। लेकिन आप लोगों के साथ वादा है कि इंशाअल्लाह इस पे एक डिटेल्ड संडे स्पेशल करेंगे। और भुट्टो साहब के जो आखिरी अय्याम थे जिनके बारे में जो है वो मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, तो ज़िया शाहिद साहब ने जो है वो हकीकी बयान की हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले हम हुज्जाज बिन यूसुफ के कितना अजीबो गरीब ये स्कीफ का ये बंदा था, बनु स्कीफ से था, ताइफ से, ये कबीला ताइफ में जो है ना वो बेस्ड था। असल नाम हुज्जाज बिन यूसुफ और कुनियत अबू मोहम्मद थी।
اس کا تعلق بنو ثقیف کے قبیلے سے تھا۔ وہ 661 ہجری میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام یوسف بن عقیل اور والدہ کا نام فاریہ تھا۔ اس کی والدہ پہلے حارثہ کی بیوی تھی۔ حارثہ نے جب اسے الصبح خلال کرنے کی بنا پر طلاق دے دی تو ثقفی خاندان کے یوسف بن عقیل سے شادی کر لی، جس کے نطفے سے حجاج بن یوسف پیدا ہوا۔ حارث ایک دن الصبح اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خلال کر رہی ہے۔ خلال آپ سمجھتے ہوں گے۔ حارث نے واپس آ کر اسے طلاق نامہ بھیج دیا۔ اس نے طلاق کی وجہ دریافت کی اور پوچھا کہ کیا مجھ پر کوئی شک قائم کیا ہے؟ حارث نے کہا ہاں، اس کا سبب یہ ہوا کہ الصبح تیرے پاس آیا تھا تو اس وقت خلال کر رہی تھی۔ اگر تو نے اس قدر تڑکے کھانا کھا لیا تو یہ تیرے کھو ہونے کی دلیل ہے، اور اگر تو رات کو کھانا کھا کر بغیر منہ صاف کیے ہوئے سو گئی تھی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو بڑی گندی عورت ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی، بلکہ واقعہ یہ تھا کہ مسواک کے ذرے دانتوں میں الجھ کر رہ گئے تھے، انہیں صاف کر رہی تھی۔ یہ کہانی تھی حجاج کے ماں اور باپ کی۔ اس کے بعد یوسف بن عقیل نے اس سے شادی کر لی اور اس کے نطفے سے حجاج پیدا ہوا۔ جب پیدا ہوا تو ایک بد شکل، گول مٹول، گوشت کا لوتھڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی دبر نہیں تھی، پاخانہ کرنے والی جگہ اس کی نہیں تھی، پیدائشی طور پہ چھید کر کے دبر نمایاں کی گئی۔ اپنی ماں کیا کسی عورت کا بھی دودھ نہیں پیا۔ جب سب گھر والے تنگ آ گئے تو بیان کیا جاتا ہے کہ حارث شیطان کی صورت میں ان لوگوں کو دکھائی دیا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یوسف کا ایک بیٹا پہاڑی سے بنایا گیا، وہ نہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے نہ کسی عورت کا۔ حارث نے کہا ایک سیاہ بھیڑ کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون اس بچے کو خوب پلاؤ، دوسرے دن بھی ایسا ہی کرنا، تیسرے دن ایک سیاہ مینڈھا ذبح کر کے اس کا خون پلانا، چوتھے دن 1 سال کا بکرا ذبح کر کے اس کا خون پلانا اور اس خون کو اس کے چہرے پر بھی مل دینا، چوتھے دن وہ عورت کا دودھ پینے لگے گا۔ چنانچہ یوسف کے گھر والوں نے ایسا ہی عمل کیا، اور چونکہ خون اس کی گھٹی میں پڑ چکا تھا، اسی وجہ سے وہ خون بہانے میں کبھی دریغ نہ کرتا تھا۔ خود حجاج اپنے متعلق کہا کرتا تھا کہ سب سے زیادہ لذت مجھے خون بہانے اور ایسے کاموں کے کرنے میں آتی ہے کہ میرے سوا کوئی اور ان کے کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ حجاج کے ابتدائی حالات کی تفصیل تاریخ کے اوراق پر موجود نہیں ہے، البتہ 72 ہجری میں جب مصعب ابن زبیر اور عبد الملک کی فوجوں کا دجلہ کے کنارے مقام مسکن پر مقابلہ ہوا تو حجاج بن یوسف عبد الملک کی فوج میں تھا۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک کے دور خلافت میں اسے عروج حاصل رہا اور اس نے امویوں کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو سختی سے کچل ڈالا۔ اس کی شہرت حضرت ابو بکر کے نواسے، حضرت عائشہ کے بھانجے اور اس وقت کے بہت بڑے صالح اور متقی حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر مکے میں 3 دن سر عام لٹکانے سے ہوئی۔ عبد الملک جب تخت خلافت پر بیٹھا تو پہلے سال ہی مختار نے
قاتلین حسین کے قتل کا مطالبہ کیا اور امویوں کے لشکر سے ٹکراتے ہوئے ابن زیاد، شمر ذل جوشن اور عمر ابن سعد کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے مختار ثقفی نے، اور اس طرح عراق میں مختار اور حجاز میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومتیں قائم ہو گئی اور عبد الملک مصر و شام تک محدود ہو گیا۔ شومی قسمت کہ جلد ہی عبداللہ ابن زبیر اور مختار کا ٹکراؤ ہو گیا اور اس شدید جنگ میں مختار ہلاک ہو گیا، اور اس طرح عبداللہ ابن زبیر کی سلطنت میں عراق بھی شامل ہو گیا، جو یقیناً امویوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس موقع پر حجاج بن یوسف نے عبد الملک کے دربار میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، ہمیں بنو امیہ کے مقابلے میں کسی شخص یا مقام کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ جب حسین ابن علی جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے میدان جنگ میں قتل کیے جا سکتے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے کی حیثیت کیا ہے؟ اندازہ کرے، تقریر کر رہا ہے۔ جنگ کی دنیا میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مکہ مقدس و محترم مقام ضرور ہے، لیکن اس مقام پر بھی فوجیں داخل ہو سکتی ہیں اور اس کی مثالیں پہلے موجود ہیں۔ یہ تقریر کر رہا ہے۔ حجاج نے ان الفاظ کو اس وقت سچ کر دکھایا جب اس نے 691 میں عبداللہ ابن زبیر کے خلاف مکہ کا محاصرہ کیا اور انہیں شکست دی۔ عبد الملک نے اس کی ان خدمات کے صلے میں اسے حجاز، یمن اور یمامہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ پھر 694 میں وہ عراق کا گورنر بنا۔ بعد میں خراسان اور سجستان بھی اس کے سپرد کر دیے گئے۔ 703 میں اس نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان واسط نامی شہر آباد کیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت 705 سے 715 کے دوران اسے حکومت کے مکمل اختیارات حاصل رہے اور اس کی نگرانی میں عربوں نے وسط ایشیا اور سندھ میں فتوحات حاصل کی۔ حجاج بن یوسف کی شخصیت کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں۔ ایک گروہ کے مطابق وہ نہ صرف دور امیہ کا ایک بہت بڑا سیاستدان تھا، بلکہ ایک ماہر، منتظم، ادیب اور بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی کہانیاں مبالغہ آمیز ہیں، اور ان مبالغہ آمیز کہانیوں کے باعث اس کی ان خوبیوں کو اجاگر نہیں کیا گیا جس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے بنو امیہ کی حکومت کے استحکام، انتظام اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عراق میں امن و امان قائم کیا۔ ترکستان اور چین پر اسلامی پرچم لہرانے کے علاوہ گوادر سے لے کر عمرکوٹ اور رن کچھ سے لے کر اکاڑا تک کا علاقہ فتح کر کے سندھ کو دارالاسلام بنا دیا۔ یہ دو مختلف آراء ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ تاریخ کا سفاک ترین انسان، قہر خداوندی اور لاکھوں بے گناہوں کا قاتل تھا۔ اس کی آتش فشانیوں کے باعث ہزاروں مقدس اور محترم ہستیاں زندگی سے محروم ہوئیں اور بڑی بڑی حکومتیں پارا پارا ہوئیں اور شاندار محلات مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ اس کی خون اشام درندگی کے مقابلے میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کی سپاکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کہا کرتے تھے کہ وہ روز قیامت امتوں کے ظالم ترین اشخاص کے مقابلے میں حجاج بن یوسف کو پیش کریں گے، تمام امتوں کے۔ تو ظلم و ستم میں حجاج کا پلڑا بھاری رہے گا۔
बाज मोरखीन की राय में सरनदीप या श्रीलंका के मुसलमानों के लुटने का किस्सा उमवी सल्तनत की कुव्वत व ताकत में इजाफा करने के लिए महज एक बहाना था, वरना हुज्जाज बिन यूसुफ जैसे जज्बात से आरी सियासतदान के सामने एक लड़की की फरियाद क्या मानी रखती थी, खुसूसन जबकि हजारों बेगुनाह मुसलमान मर्दो जन उसकी कैद में रोजाना सिसक सिसक कर मर रहे थे। ये इब्तदाइया उसके बारे में आपको बताया, लेकिन उसकी शख्सियत वो फिर इंशाअल्लाह आप कहेंगे तो हम एक और उसके लिए प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज जिस शख्सियत का अहाता करेंगे वो है जुल्फ़कार अली भुट्टो, और ख़ासकर उनके आखिरी अयाम। ये आंखों देखा हाल है ज़िया शाहिद साहब का। क्या कहते हैं वो? जुल्फ़कार अली भुट्टो की यौम पैदाइश के हवाले से मुल्क भर में उनकी बातें हो रही थी, यानी जब ये तहरीर हुई। मुझे उनके यौम पैदाइश के हवाले से कोई मालूमात नहीं है, लेकिन उनके आखिरी दिनों के बारे में मैं बहुत तफसील जानता हूँ। भुट्टो के आखिरी दिन के नाम से एक किताबचा भी मैंने शाये किया। हफ्त रोज़ा सहाफत में आखिरी रात के मनाजिर के उन्वान से एक मजमून भी लिखा। ज़िया शायद कह रहे हैं, मारूफ सहाफ़ी और आज के एंकर चौधरी गुलाम हुसैन के साथ मिलकर तारा मसीह को तलाश किया और उसका खुसूसी इंटरव्यू किया जो सहाफत में छपा, लेकिन नवाए वक्त जैसे अखबार ने उसे सुपर लीड के तौर पे शाये किया और रात को BBC ने अपने उर्दू प्रोग्राम सैर बीन में उसे नशर किया। बरादरम अदीब जावेदानी ने इस ज़िमन में बहुत मवाद छापा और कई बरस तक एक एक पहलू पर जहाँ जहाँ से कुछ मालूमात मिल सकती थी मून डाइजेस्ट में शाये करते रहे। आज के दिन ये देखें कि भुट्टो साहब का आखिरी वक्त कैसे गुजरा। 3 और 4 अप्रैल 1979 की दरमियानी शब क्या होने वाला है, इसका अंदाजा हमें 3 तारीख की दोपहर पूरी तरह हो गया था, जब हम आसमा जहांगीर और हिना जलानी के वालिद मलिक गुलाम जलानी के साथ बैठे थे। लोग आ जा रहे थे और हस्बे मामूल एक मजलिस जमी हुई थी। मैं राजा मुनव्वर अहमद के साथ उनकी तरफ आया था। ये घर मेन ब्लू वार्ड गुलबर्ग में वाक़ था और मलिक जिलानी की शख्सियत किसी से ढकी छुपी न थी। वो मारूफ सियासी दानिश्वर थे। बहस जारी थी कि डेथ वारंट इशू हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद मलिक साहब को फोन पर इतला मिली कि तारा मसीह को, जो लाहौर कोट लखपत जेल का मारूफ जलाद था, उसे स्पेशल रावलपिंडी बुला लिया गया है। राजा मुनव्वर अहमद धड़ाधड़ फोन मिला रहे थे। उन दिनों मोबाइल फोन न होने के बायस मलिक साहब का टेलीफोन जो लैंडलाइन पर था मुसलसल उनके इस्तेमाल में था। उन्होंने कहा जेल सुपरिटेंडेंट का फोन मिलाते हैं। उनका नाम यार मोहम्मद था। मालूम हुआ वो सुबह से ड्यूटी पर हैं और रावलपिंडी की पुरानी जेल में मौजूद हैं, जिसका फोन नंबर कोई नहीं उठा रहा था। फिर राजा मुनव्वर अहमद ने शौकत अली शाह का फोन नंबर ट्रेस किया, जो रावलपिंडी के मेडिकल अफसर थे। वो नंबर भी बंद कर दिया गया था। क्यास आराइयां जारी रहीं, हत्ता कि मगरिब का वक्त आन पहुंचा। तब राजा मुनव्वर ने जेल सुपरिटेंडेंट के घर फोन किया, जहां से ये पता चला कि यार मोहम्मद साहब अभी तक घर वापस नहीं आए, शायद जेल में कोई काम है। ये बातें हो रही थी कि उस जमाने में मॉर्निंग न्यूज से वाबस्ता चौधरी गुलाम हुसैन आन पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेल के
तमाम टेलीफोन काट दिए गए हैं और पिंडी से पता चला है कि जेल के गेट के बाहर गैर मामूली रश है और किसी को अमले समेत अंदर जाने दिया जा रहा है, न किसी को बाहर जाने की इजाजत है। मलिक साहब ने कहा शायद आज की रात भुट्टो साहब की आखिरी रात है। यही स्क्रिप्ट है इनका। जेल कवायद के मुताबिक मुलजमों को सुबह 4 बजे फांसी दी जाती है। हम भुट्टो साहब के बारे में बातें करने लगे, उनकी खूबियां, उनकी खामियां, लेकिन ये सच है कि हम सब दिल गिरफ्तार थे, उदास थे। भुट्टो साहब यकीनन जीनियस थे। हाँ, उनके मुखालफीन उन्हें ईवल जीनियस कहते थे। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का वो अहम किरदार थे और हमेशा ये बहस होती रहेगी कि क्या मुल्क तोड़ने में उनका कोई किरदार है। मलिक गुलाम जिलानी के ख्याल में भुट्टो साहब को कुदरत ने बड़ा मौका दिया। वो मगरबी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी के सरबराह थे। लोग सकूत ढाका की वजह से इंतहाई गमज़दा थे और सच तो ये है कि भुट्टो साहब अवाम से ये अपील करते कि एक वक्त का खाना छोड़ दो तो कोई इनकार न करता। राजा मुनव्वर डॉक्टर मुबशिर हसन के घर होने वाले तासीसी इजलास की बातें सुना रहे थे। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी में कोई बंगाली नहीं था और मेरी ड्यूटी लगी थी कि लाहौर में 2-4 बंगाली तलाश करूं ताकि तासीसी इजलास में बिठाए जा सके। पीपल्स पार्टी कायम हो रही थी लेकिन कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। एक बंगाली हनीफ रामे साहब ने ढूंढ निकाला और उसको डॉक्टर मुबशिर हसन के घर जाने पर आमादा कर लिया। उन दिनों माल रोड पर रीगल चौक के साथ वाक़े शीजान में मंडली लगा करती थी। बैठक मलिक मिराज खालिद, इंश्योरेंस वाले जंजुआ साहब, सहाफ़ी अब्दुल कादिर हसन, राजा मुनव्वर अहमद और कभी कभार मैं भी उस बैठक में शामिल हो जाते। अचानक उस बैठक के शुरका में से एक ने राजा मुनव्वर अहमद की तवज्जो दिलाई कि लॉर्ड्स रेस्टोरेंट के दोनों बैरे जो गेट पर खड़े होते हैं और बाहर से आने वालों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, छोटे कद के बंगाली हैं जो उन्हें कुछ पैसे देकर, कपड़े बदलवा कर, मैनेजर से छुट्टी दिलवा कर साथ ले जाओ। बैरे बंगाली। राजा साहब ने ऐसे ही किया। अलबत्ता एक बंगाली मिला, मलिक गुलाम जिलानी। बार बार भुट्टो साहब की तबीयत में मौजूद सख्त गिरी की बातें कर रहे थे। खुर्शीद हसन, हनीफ रामे, गुलाम मुस्तफ़ा खर, J.A. रहीम, रसूल बख्श तालपुर, पीपल्स पार्टी के कितने ही सीनियर लोगों के साथ भुट्टो साहब ने बहुत बुरा सलूक किया है। J.A. रहीम जैसे आदमी को, बुजुर्ग आदमी को पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल थे सिर्फ इसलिए FSF के जवानों से पिटवाया कि उन्होंने एक मीटिंग के लिए बुलवाने पर और बिला वजह इंतजार करवाने पर इतराज किया था तो उस बुजुर्ग को पिटवाया। जिस मुकदमे में भुट्टो को सजा होने वाली थी वो भी अहमद रजा कसूरी के वालिद को FSF के इंस्पेक्टरों से गोली मरवाने का मुकदमा था। डॉक्टर गुलाम हुसैन सेक्रेटरी जनरल के साथ क्या हुआ? सियालकोट के MNA मलिक सुलेमान को कैसे धमकियां मिली? मलिक साहब का ख्याल था कि अगर भुट्टो साहब अपने अंदर छुपे हुए आमराना रवैयों से खुद को बचा सकते तो वो बला के मुकर्रर थे, पूरे अवाम को जिस तरफ चाहते लगा सकते थे। लेकिन लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से बेशुमार लोगों को असेंबलियों की मेंबरशिप दिलवाने के बाद उन्होंने सबको नेशनल बैंक से क्लेम जारी करवा के टोयोटा कोरोला गाड़ियां दिलवाई, जिनकी पहली किस्त के बाद दूसरी किसी ने नहीं दी। छारी खा गए भुट्टो साहब के अरकान।
आलम इस्लाम को जमा करके इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाने वाला भुट्टो कमाल का वजीर खारजा था, लेकिन हुकूमत मिलने के बाद उसने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बातों ही बातों में रात हो गई। राजा मुनव्वर ने एक बार फिर जेल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल अफसर का पता किया। अब उनके घरों के नंबर भी बंद हो गए थे। राजा मुनव्वर ने कहा कि हम तो भुट्टो साहब के मातूब थे, हमारे साथ उन्होंने ज्यादतियां की और जेलों में बंद किया, लेकिन सच ये है कि पता नहीं कौन बदबख्त था जो उन्हें इंतखाबात में धांधली के मशवरे दे रहा था। हकीकत में हम सब PNA वाले हार रहे थे और भुट्टो साहब की जीत यकीनी थी। यानी भुट्टो साहब ने उन इलेक्शनों में धांधली की जो इलेक्शन वो जीत रहे थे जी, लेकिन बिला मुकाबला जीतने की ख्वाहिश में उनके सामने खड़े होने वाले जमात इस्लामी के जान मोहम्मद अब्बासी को डिप्टी कमिश्नर लाड़काना खालिद खरल अपनी जीप में बिठाकर 70 मील दूर छोड़ आए ताकि वो कागजात जमा ना करवा सकें। अंदाजा करें, चारों सूबाई वज़राए आला ने भी बिला मुकाबला इलेक्शन जीतने के लिए अपने अपने मुखालिफ उम्मीदवारों की ऐसे पकड़ धकड़ की। अभी पिछले दिनों उसकी जो नवासी है आसफा भुट्टो, उसके मुखालिफ उम्मीदवारों के साथ भी यही किया गया, उठा लिए गए, नायल कर दिया गया, वो बिला मुकाबला हुई। ये एक स्पेशल माइंड सेट है, जाबराना जागीरदाराना। काश भुट्टो साहब इन गलत मशवरों पर अमल न करते तो भी वो आसानी से जीत जाते, और जहां तक उनकी अपनी सीट का ताल्लुक था तो कोई माई का लाल उन्हें लाड़काना से हरा नहीं सकता था। रात गए भी भुट्टो साहब की खूबियों और सलाहियतों का इतराफ करते तो कभी उनकी गलत सियासी पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी करते हुए ये मजलिस ख़त्म हुई और हम अपने अपने घरों को जाने के लिए उठे तो दिल डूब सा रहा था। भुट्टो साहब बड़े लीडर थे, कमाल के मुकर्रर थे, गजब की जहानत पाई थी, अवाम के दिलों में उतर जाते थे, मगर वो अपनी अंदरूनी खामियों पर काबू न पा सके। बड़े बड़े नवाबों और सरदारों को झुकाना, गवर्नरी या वजारतें देकर जलील करना उनका शौक था और ऐसा करने में उन्हें मजा आता था। मलिक गुलाम जिलानी के बकौल भुट्टो 2 in 1 थे। बेक वक्त वो अवाम दोस्त और गरीब परवर भी थे, तो दूसरी तरफ वो जमहूरी अंदाज़ो अतवार के बजाय आमराना तर्ज हुकूमत के इस कदर शदाई थे कि पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में वो पहले वजीर आज़म थे जिनके दौर में अपोजिशन लीडरों को सार्जेंट एक्ट आर्म्स के जरिए कौमी असम्बली से उठाकर जबरदस्ती बाहर लाकर सड़क पर फेंक दिया गया। उनमें मारूफ मजहबी रहनुमा मौलाना मुफ्ती महमूद भी शामिल थे जो मौलाना फजल रहमान के वालिद थे। भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से बहुत कहानियां सामने आईं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें फांसी देने से कबल मारा गया था, यहाँ तक कि उनकी मौत वाक़ई हो गई और फिर उनकी लाश को फांसी पर चढ़ाकर ज़ियाउल हक ने अपना गुस्सा ठंडा किया। उनके शहदाइयों का दावा था कि वो तख्तेदार तक चलकर गिर गए और उनका आखिरी खिताब खून के आंसू रुला देने वाला था। बेनज़ीर भुट्टो अपने बाप की मोहब्बत में एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहती हैं कि मेरे वालिद की शहादत के बाद भी महीनों वो मुझे चांद में नजर आते रहे। असल वाक़या क्या था, आइए आप लोगों को, जो लोग मौके पर मौजूद थे, उनकी जुबानी रुदादों पर मुश्तमिल दास्तान सुनाएं। 3 अप्रैल को भारी नफरी के साथ सहाला कैंप से बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी जेल लाया गया। उस वक्त भुट्टो साहब को बताया जा चुका था कि चाहें तो वसीयत लिखवा सकते हैं। उन्हें इस अमर से भी आगाह किया गया था कि आपकी सजा यानी फांसी पर अमल दरामद 4 अप्रैल की सुबह होगा।
आखिरी मुलाकात के लिए उनकी अहलिया और बेटी को सहाला कैंप से, जहां वो नजरबंद हैं, जेल लाया जा रहा है। भुट्टो साहब की शेप बड़ी हुई थी। उन्होंने शेव का सामान मांगा और शेव बनाई। उन्हें शेव का सामान देने में कुछ देर की गई तो भुट्टो साहब कहने लगे, आई डोंट वॉन्ट टू डाई ए मौलवीज डेथ। मैं एक मौलवी की मौत नहीं मरना चाहता, यानी शेव करना चाहता हूँ। बज़ाहिर वो पुरसकून थे, लेकिन जाहिर है कि बड़े से बड़े बहादुर इंसान को भी बहरहाल तशवीश यकीनी है। उन्होंने वसीयत लिखने के लिए कागज कलम मांगा। ये चीजें ला दी गई तो भुट्टो साहब ने चंद अल्फाज लिखे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उन पर लकीर फेर दी और उन्हें वापस कर दिया। इसी असना में बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो पहुंच गई। भुट्टो साहब ने उन्हें हौसला देने के लिए कहा और नुसरत भुट्टो साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए बोले कि बहुत अच्छा किया तुमने उस फौजी डिक्टेटर से मेरे लिए रहम की अपील नहीं की। याद रहे कि उनकी पहली बीवी अमीर बेगम ने रहम की अपील कर दी थी, जिसे ज़िया ने मुस्तरद कर दिया था। सुपरिटेंडेंट जेल एहतरामन पीछे हट गया। उसका कहना था कि भुट्टो साहब काफी देर बीवी और अपनी बच्ची से बातें करते रहे। फिर उसके कहने पर भुट्टो साहब ने अलविदाई मुलाकात की और बेटी को प्यार किया, जो मुसलसल आंसू बहा रही थी। जब माँ बेटी को बाहर लाया गया तो बेनजीर मुसलसल हिचकियां ले रही थी। जेल के दरवाजे पर पहुंचकर बेगम नुसरत भुट्टो ने सुपरिटेंडेंट जेल से कहा, मेरी जनरल ज़िया से बात करवाओ। लेकिन मौके पर मौजूद फौजी अफसरों ने माजरत की और कहा कि हम आपकी ख्वाहिश पहुंचा देंगे। अगर सदर साहब ने चाहा तो वो आपसे सहाला बात कर लेंगे। जब उन्हें फोक्सी में बिठाया गया तो बेगम नुसरत भुट्टो ने दरवाजा खुला रखने के लिए पांव आगे कर दिया। फिर एक बार कहा, आई वॉन्ट टू टॉक हिम, लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल की दरखास्त पर उन्होंने पांव अंदर किया और खामोशी इख्तियार कर ली। रात जितनी मर्तबा भुट्टो साहब की कोठरी के सामने जेल का अमला उन्हें देखने गया, वो लेटे हुए थे लेकिन मुसलसल जाग रहे थे। रात बारिश हुई और जेल की कच्ची जमीन में हर तरफ कीचड़ फैल गया। ये कहानियां कि भुट्टो साहब पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया था और वो फांसी की सजा पाने से पहले ही फौत हो चुके थे, इंतहाई गलत हैं। जब उन्हें सुबह सवेरे 4 बजे से कुछ पहले फांसी घाट ले जाने के लिए अमला आया तो वो खुद बिस्तर से उठे और बड़े बावकार अंदाज में कोठरी के दरवाजे तक आए। उन्होंने अमले से कोई बात नहीं की, लेकिन बाहर फैले हुए कीचड़ को देखकर वो एक लम्हे के लिए रुके, क्योंकि कीचड़ बेतहाशा था। जेल के अमले ने हाथ के इशारे से उन्हें इंतजार करने को कहा और फिर कुछ लोग दौड़ते हुए गए और एक कुर्सी उठा लाए। बाद लोग स्ट्रेचर कहते हैं और बाद लोग कुर्सी कहते हैं। भुट्टो साहब को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो वो खामोशी से उस पर बैठ गए। कुछ एहलकारों ने कुर्सी उठा ली और उन्हें फांसी घाट की तरफ ले गए, जहां बहुत से लोग मौजूद थे। ये कहानियां भी गलत हैं कि उन्होंने वहां कोई तकरीर की या पैगाम दिया। मैंने तारा मसीह से जो इंटरव्यू किया और उसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, उसने साफ लफ्जों में कहा था कि साहब बड़े रौब से चलते हुए फांसी घाट पर आए। अपने आप पर काबू रखने के लिए उन्होंने होंठ सख्ती से एक दूसरे के साथ दबा रखे थे। जब उनके सर पर स्याह टोपी नुमा कपड़ा चढ़ाया गया और फांसी का फंदा उनके गले में डालने के बाद कुछ देर हो गई तो उन्होंने सिर्फ 2 अल्फाज कहे, फिनिश इट, फिनिश इट, और बहुत जोर से कहे और अगले ही लम्हे फांसी का अमल मुकम्मल हो गया। दूसरी तरफ की कहानी के रावी ब्रिगेडियर सदीक सालिक
مرحوم ہیں، جنہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا تھا کہ رات بھر ہم آرمی ہاؤس میں رہے اور سب کاموں سے فارغ ہو کر جنرل ضیاء الحق نے ہمیں آرام کرنے کو کہا اور خود نفل پڑھنے لگے۔ اس سے پہلے وہ ہدایت کر چکے تھے کہ آج رات کوئی شخص چھٹی کر کے گھر نہ جائے۔ وقت گزرتا گیا، ہم اس فون کال کے انتظار میں بیٹھے تھے جس میں ہمیں پھانسی کے عمل کے بارے میں اطلاع ملنی تھی۔ میرے متعدد سوالوں کے جواب میں بریگیڈیئر صدیق سالک نے کہا، شاید فیصلہ بہت بڑا تھا، انسان تو اندر سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق اپنے اعصاب پر قابو پانے کے لیے نفل پر نفل پڑھتے چلے جا رہے تھے اور رکعتیں بڑھاتے جا رہے تھے حتیٰ کہ 4 بج گئے۔ پھر کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی اور صرف ایک پیغام آیا، پرندہ اڑ گیا۔ جناب ہمیں اطلاع مل گئی تو ہم نے جنرل ضیاء کو مطلع کیا کہ یہ پیغام آیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا حتیٰ کہ انہوں نے سلام پھیرا اور ہمارا پیغام سنا۔ جنرل ضیاء الحق نے زیر لب کوئی دعا پڑھی، پھر اٹھے اور جائے نماز طے کیا اور ہم سے بولے، اب آپ لوگ گھروں کو جا سکتے ہیں۔ بعد میں ہمیں اطلاع دینے والوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاز بھٹو صاحب کی میت لے کر لاڑکانہ کی طرف پرواز کر چکا ہے۔ بھٹو صاحب کے بارے میں آپ کوئی مثبت بات کہیں یا منفی؟ برسوں بعد میں نوائے وقت لاہور میں میگزین ایڈیٹر تھا اور کسی کام سے مجید نظامی صاحب کے کمرے میں گیا جو میرے چیف ایڈیٹر تھے۔ وہاں چودھری ظہور الہی مرحوم بیٹھے تھے اور قصہ سنا رہے تھے کہ کس طرح سعودی حکومت نے جنرل ضیاء کو پیشکش کی تھی کہ وہ بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا نہ دیں۔ سعودی حکومت اس بات کی گارنٹی دے گی کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو سعودی عرب کا 1/3 انہیں اپنے ملک لے جائے گا اور 10 برس تک ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ اس سے پہلے وہ کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دیں گے اور نہ پاکستانی حکمرانوں کے لیے ان کی جماعت کوئی مسئلہ بنے گی۔ چودھری ظہور الہی نے بتایا کہ اس سے پہلے بھٹو صاحب پر الیکشن میں دھاندلی کے الزام کے بعد سعودی سفیر ریاض الخطیب نے PNA سے ان کے مذاکرات کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ بھٹو صاحب سے بات کرتے، پھر سہالہ کے کیمپ میں جاتے جہاں نوابزادہ نصر اللہ خان، مولانا مفتی محمود اور پروفیسر غفور احمد نظر بند تھے اور ان سے بات چیت کرتے، پھر لوٹ کر بھٹو صاحب سے ملتے۔ ان لیڈروں کی رہائی اور بھٹو صاحب سے مذاکرات میں ریاض الخطیب کا بڑا رول تھا۔ جی بعد ازاں جب ضیاء الحق نے جن کے بارے میں کمانڈر ان چیف مقرر کرتے وقت کسی نے بھٹو صاحب سے کہا، جناب آپ مولوی کے اس بیٹے پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کر رہے، اور کیا وہ بدل نہیں جائے گا اور شرارت تو نہیں کرے گا؟ کیونکہ یہ مودودی صاحب کی کتابیں بہت پڑھتا ہے۔ تو بھٹو صاحب ہنسے اور انہوں نے وہ جملہ کہا جو اس زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا۔ وہ بولے، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ منکی، تم اس بندر کے بارے میں بول رہے ہو؟ ضیاء کو کہا۔ مجید نظامی صاحب کے کمرے میں ہی چودھری ظہور الہی نے تفصیل بیان کی تھی کہ جب سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا گیا، جس کی قدرتی طور پر بھٹو صاحب کے ساتھ اچھی دعا سلام تھی، انہوں نے جیل میں بند بھٹو صاحب کی کوٹھڑی کے پاس جا کر اشارتاً سعودی عرب کی اس پیشکش کے بارے میں کہا تو بھٹو صاحب انتہائی ناراض ہو گئے اور انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے جنہیں دہرایا نہیں جا سکتا۔ وہ چاہتے تو حامی بھر کے اس منصوبے کو
अमली जामा पहना सकते थे। बकौल चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम ये तय पाया था कि भुट्टो साहब की बीमारी की खबर निकाली जाएगी, फिर बाज़ दोस्त ममालिक उनकी फांसी की सज़ा मुलतवी करने और उन्हें इलाज के लिए बाहर ले जाने की दरख्वास्त करेंगे और पाकिस्तानी हुकूमत इस दरख्वास्त को कबूल करके खुफिया मुआहदे के तहत उन्हें सऊदी अरब पर भेज देगी। वही रेड बुक जो इमरान के साथ अभी हो रहा है, वही बैन ही मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनके अहले खानदान को भी अटक जेल से छुड़ाकर इस यकीन दहानी पर सऊदीया भेजा गया था कि वो 10 साल तक पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन भुट्टो साहब ने यकसर इनकार कर दिया। वो जब तक जेल में रहे इंतहाई वकार और इज्जत से रहे, उन्हें कभी शिकायत करते नहीं देखा गया। हाँ, वो कुछ न कुछ लिखते रहते थे और ये कागज जेल से स्मगल होकर बेनज़ीर भुट्टो के पास पहुंचते रहे और इंडिया में उन पर मुश्तमिल अंग्रेजी किताब इफ़ आई एम असैसिनेटेड और जिसका उर्दू तर्जमा अगर मुझे कत्ल कर दिया गया शाये हुई। भुट्टो साहब का ख्याल था कि उनके खिलाफ मुकदमा और फांसी की सजा एक सुपर पावर ने दिलवाई, यानी अमेरिका ने, और जनरल ज़िया एक मोरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उनका यह भी ख्याल था कि सुपर पावर उनसे नाराज है क्योंकि उन्होंने आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने के अलावा पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का फैसला कर रखा था और दबाव के बावजूद एटम बम बनाने के इरादे से बाज नहीं आए थे। ताहम मुखालफिन का ये दावा था कि भुट्टो साहब खुद को बहुत अहम समझते थे और उन्हें खुशफहमी है कि अमेरिका और दूसरी सुपर ताकतें उनके खिलाफ काम करने पर तुली हुई हैं, वगरना इलेक्शन में धांधली करने खुद को और सूबाई वज़ीर आला को बिला मुकाबला कामयाब करवाने का मशवरा क्या अमेरिका ने दिया था? चौधरी ज़हूर इलाही सियासतदानों में भुट्टो साहब के सबसे बड़े मुखालिफ समझे जाते थे। जिस कलम से जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की मौत के परवाने पर दस्तखत किए थे, ज़ियाउल हक का वो कलम चौधरी ज़हूर इलाही ने मांग लिया था और यूं उन्हें फांसी की सजा दिलवाने में बिलवास्ता उनका बड़ा रोल था। सियासत भी अजब दुनिया है। चौधरी ज़हूर इलाही के दामाद चौधरी परवेज इलाही को आसिफ अली जरदारी के दौरे सदारत में नायब वज़ीर आज़म का नया ओहदा घड़ कर इक़्तिदार में शामिल किया गया तो मुझे इंतहाई हैरत हुई। चौधरी ज़हूर इलाही पर हमला करने और उन्हें जान से मारने वालों का ताल्लुक भुट्टो साहब के जालों से बताया जाता है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापसी से पहले न जाने क्यों चौधरी परवेज इलाही के अलावा जो पंजाब के वज़ीर आला थे लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का नाम लेकर ये कहा था कि मुझ पर पाकिस्तान में कोई हमला हुआ तो उसके पीछे इन 3 लोगों का हाथ होगा, लेकिन चौधरी परवेज इलाही को उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी ने अपने दौरे सदारत में नायब वज़ीर आज़म बना दिया। इसका जवाब तारीख बहरहाल उनसे ज़रूर मांगेगी क्योंकि बेनज़ीर मर चुकी थी, जरदारी सदर बन चुके थे, कातिल लीग आपको याद होगा, फिर कातिल लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाना, ये सारा कुछ आपने देखा। आज ये 2 शख्सियात थी जिनके बारे में आपको बताना था संडे स्पेशल में। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।